अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का 10th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं स्मिड रीअरेंजमेंट। सो स्मिड रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। ये रीअरेंजमेंट भी उस नाइट्रोजन एटम पर होने वाली है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो अब तक के लिए हम तीन ऐसी रीअरेंजमेंट पढ़ चुके हैं जो कि नाइट्रोजन एटम पर हुई। फर्स्ट वन इज होफमान रीअरेंजमेंट, सेकंड इज लॉसन रीअरेंजमेंट एंड थर्ड वन इज कर्टियस रीअरेंजमेंट, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम फोर्थ ऐसी रीअरेंजमेंट देखेंगे जो कि नाइट्रोजन एटम पर होने वाली है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं जो कि है हमारे पास स्मिड रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिखेंगे कि स्मिड रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सर इसमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल वो क्या है? सीक्वेंस वही रहेगा जो हमारा हर रीअरेंजमेंट में है। तो याद रखेंगे कि स्मिड रीअरेंजमेंट में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाम सुन रखा है? यस सर। सो द स्टार्टिंग मटेरियल used in SMID rearrangement is carboxylic acid. अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOH। ये एसिड का हम यूज करेंगे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहां पर भी जो इंटरमीडिएट बनता है वो आपकी नाइट्रीन है। ओके, नाइट्रीन एज अ इंटरमीडिएट बनेगा। थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहां पर जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं वो है एसिड, मतलब ये भी आपके पास एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगा। ओके, सो दिस रीअरेंजमेंट is carried out in the presence of strong acids like सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, that is the king of acid, है ना। इनको हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। 9th क्लास में आई थिंक आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा होता है तो उसमें जो पहला न्यूमेरिकल है तो उसमें पहली लाइन ही पहले न्यूमेरिकल की होती है जी, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ किंग ऑफ केमिकल्स, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास। चले, मतलब किसी ना किसी एसिड का यूज करेंगे। नेक्स्ट सर, आफ्टर द रीअरेंजमेंट जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है हमें क्या प्रोडक्ट देता है, मतलब कि कर्टियस रीअरेंजमेंट में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? तो बेटा याद रखेंगे कि यहां पर भी जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो है 1 डिग्री अमीन। सही है। चलिए, फाइनल प्रोडक्ट विल बी 1 डिग्री अमीन। तो यार अगर मैं आपको बहुत इजी सा कंपैरिजन करवा दूं, देखिए अभी तक के लिए हमने होफमान पढ़ लिया, जरा देखिए, जरा कर्टियस को देखें और ये स्मिड को देख लें। लॉसन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो लॉसन रीअरेंजमेंट है वो आपके पास आपको प्रोडक्ट तो अल्काइल आइसोसायनेट देती है, बट फर्दर अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तब जाके आपको 1 डिग्री अमीन मिलते हैं। सही है। लेकिन जो ये होफमान, कर्टियस और स्मिड है, इनमें जरा कंपैरिजन देखें कि जो होफमान रीअरेंजमेंट है इसमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या होता है? होफमान में अमाइड
ओके, कर्टियस में अजाइड और स्मिड में एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अच्छा यहां पर अमाइड किस में कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री अमीन। अभी मैं कंडीशन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बस आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बता रहा हूं। कर्टियस में भी जो अजाइड है ये आफ्टर द रीअरेंजमेंट क्या देता है? 1 डिग्री अमीन। और सिमिलरली इन स्मिड रीअरेंजमेंट, after the rearrangement acid will be converted into 1 डिग्री अमीन। तो आप देखें तीनों का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम है बट स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट है। तो हर रीअरेंजमेंट का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो तो स्पेसिफिक होगा, चेंज होगा, कंडीशंस चेंज होंगी, बट फाइनल प्रोडक्ट आपका सेम हो सकता है, यहां पर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए तो इतनी बातें हमें समझ आई कि यहां पर रीअरेंजमेंट किस टाइप की है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो है 1 डिग्री अमीन। ओके, चलिए आइए इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। इतनी बातें नोट कर ली, वेरी गुड। स्टेटमेंट लिखें, द रिएक्शन ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, अरे सर ये कहां से आ गया, इसकी तो हमने बात ही नहीं की, बताता हूं अभी। द रिएक्शन ऑफ हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है आपके पास? HN3। ओके, HN3। द रिएक्शन ऑफ हाइड्राजोइक एसिड विद कार्बोक्सिलिक एसिड in the presence of strong acid gives 1 डिग्री अमीन। बेटा स्मिड रीअरेंजमेंट में ना जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि अगर मैं आपको सिंगल स्टेप में बताऊं तो ये इसी स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, चले मैं इसको वर्डिंग में नहीं, इसको फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। एसिड क्या है आपके पास? RC डबल बॉन्ड OOH, ये एसिड है, रिएक्ट करेगा आपके पास HN3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। ओके, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? RnH2, 1 डिग्री अमीन। अब यहां पर HN3 का जो स्ट्रक्चर है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसको अगर हम ओपन करके लिखें जिस तरह हम मैंने आपको असाइल अजाइड का स्ट्रक्चर समझाया था, सिमिलरली यहां पर भी देखें जो हाइड्राजोइक एसिड है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। बेटा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, आल्सो सिंगल बॉन्ड विद अनदर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड विद एन अदर नाइट्रोजन। सही है, इस नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। अब इसको आप इनकी बेसिक्स केमिस्ट्री से समझ सकते हैं। हर नाइट्रोजन को देखें, इस नाइट्रोजन को देखें तो बेटा 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन के पास होते तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस पर लगाया हमने नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, इस नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। वैसे अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखें ऐसे 2s 2 2p
3, ये नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक कम है तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अच्छा, इस नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये हमने असाइल अजाइड जब मैं आपको समझाया था तभी आपने इसको क्लैरिफाई किया था। तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी जो है वो स्ट्रक्चर समझ आ गया। ओके, चलें अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। सही है, इतनी बातें आपने नोट कर ली कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो समझ जाएं कि ये आपके पास मिड रीअरेंजमेंट है और झट से आपने एसिड को कन्वर्ट कर देना है किसमें, 1 डिग्री अमीन में। चले आइए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब मैकेनिज्म करने से पहले आप याद रखेंगे कुछ बातें, वो ये है कि स्मिड रीअरेंजमेंट में जो मैकेनिज्म है ना, ये 2 तरह का है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एसिड। आया कि आपका एसिड स्टेरिकली फ्री है या स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड है। व्हाट डज इट मीन? सर इसका मतलब क्या है? देखें, एसिड आपके पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OOH। अब जो आपका मैकेनिज्म है ना, वो इस R ग्रुप पर डिपेंड करेगा। अगर आपका बेटा R ग्रुप स्मॉल इन साइज है, अब स्मॉल साइज मतलब वो आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एटसेट्रा। अगर स्मॉल साइज का है तो इसको हम बोलते हैं स्टेरिकली फ्री एसिड, मतलब बड़े बड़े बल्कि ग्रुप नहीं लगे हुए, तो स्टेरिकली फ्री एसिड है। ओके, अगर यही R ग्रुप आपका बल्कि साइज का है, कोई बल्कि साइज का ग्रुप लगा है, लाइक आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, ठीक है, बड़े ग्रुप लगे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड। अरे सर, अब इसका क्या इफेक्ट होगा? बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड है वो स्मूथ रिएक्शन देते हैं एज कंपेयर टू स्टेरिकली फ्री एसिड। मतलब कि अगर ये R ग्रुप बड़ा होगा ना, तो रिएक्शन बहुत स्मूथली होगा, जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। बट अगर आपके पास स्टेरिकली फ्री एसिड है, कोई स्मॉल ग्रुप लगा है लाइक मिथाइल इथाइल, तो ये रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता। तो आप स्मिड रीअरेंजमेंट में देखेंगे, हम एग्जांपल्स भी करेंगे कि ये जो R ग्रुप होगा ना, ये बड़े बल्कि ग्रुप्स होंगे। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ही रिएक्शन आपका स्मूथ होगा। सही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम देखते हैं। यहां पर देखें, हमें पता है ये एसिड है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर हैं और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा शहजादे, मुझे आप ये बताएं कि अगर हम इस लोन पेयर का अटैक किसी एसिड के ऊपर कराएं, जैसे आपको पता है कि रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है, ओके, अब H+ है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस प्रोटॉन पर पहले अटैक करेंगे या इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे? व्हाट इज द आंसर? इसका क्या आंसर है? कौन से ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो प्रोटॉन के ऊपर पहले अटैक करेंगे? अब आपकी तरफ से तो आंसर नहीं आएगा, मैं ही आपको बताता हूं। देखें बेटा, अगर आप इन लोन पेयर्स की बात करें ना, तो ये वाले लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। देखें जरा, पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन नजर आ रही है? देखें, इसी को अगर आप, मैं इसको रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये वाले लोन पेयर जब यहां पर उतरेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड आगे चला जाएगा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यही बनेगा। यार देखो, कॉन्जुगेशन मिल रही है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो जहां पर होगी कॉन्जुगेशन वहां पर होगी रेजोनेंस।
तो ये वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, मतलब डीलोकलाइज है, फ्री नहीं है आपके पास, तो आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है। फिर अगले ही स्टेप में क्या होगा, ये दोबारा यहां पर उतरेगा तो ये दोबारा आपके पास जो है ऑक्सीजन के पास दोबारा लोन पेयर्स चले जाएंगे, मतलब कि ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स फ्री नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में है। बट इफ वी लुक एट एन अदर ऑक्सीजन लोन पेयर्स, इसकी तरफ तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखिए सिग्मा सॉरी पाई, अगर डायरेक्ट आपके पास क्या है लोन पेयर्स है, सिग्मा नहीं है, मतलब ये दोनों ही आपके पास जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के, ये आपके पास क्या है, फ्री है, नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। तो देखो यार, जो ऑक्सीजन के एटम्स लोन पेयर्स फ्री है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, डीलोकलाइज नहीं है, तो वो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं वो जल्दी H प्लस के ऊपर अटैक कर देंगे। सही है, तो यहां पर हमें ये बात समझ आती है कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं ये पहले अटैक करेंगे H प्लस के ऊपर एज कंपेयर टू दिस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अटैक नहीं करेंगे, ये वाले लोन पेयर्स जो है वो H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे। अब बेटा याद रखें, जब आपके पास स्टेरिकली फ्री एसिड होता है ना, तो ये वाले लोन पेयर्स अटैक करते हैं, और जब आपके पास स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड होता है, कोई बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, तो तब आपके पास ये वाले लोन पेयर्स अटैक करते हैं। अब ये वाले लोन पेयर्स आपके पास कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, तो इतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टेरिकली फ्री एसिड है वो आपके पास स्मूथ रिएक्शन नहीं देता, बट जब आपके पास स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड है तो ये लोन पेयर्स अटैक करेंगे, दोनों ही लोन पेयर्स फ्री है, H प्लस के ऊपर जितना जल्दी अटैक करेंगे उतना ही रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। सही है, तो बस एक चीज आप स्टेरिक कर लें कि एमसीक्यूज के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्मिथ रीअरेंजमेंट में जितना बल्कि ग्रुप होगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो रिएक्शन उतना ही ज्यादा स्मूथ होगा। सही है, क्योंकि उस केस में ये वाले लोन पेयर्स अटैक करते हैं, और जब ये वाले लोन पेयर्स अटैक करते हैं तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो जल्दी से अटैक करेंगे, और इसकी रीजन उसकी इनवर्स है कि ये वाले लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में है, तो जब कॉन्जुगेशन में होंगे तो आपके पास वो डीलोकलाइज होंगे, जो कि H प्लस के ऊपर उतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाते। तो हमें समझ आया कि किस टाइप का एसिड जो है वो स्मूथ रिएक्शन देगा, दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड, जो बड़ा बल्कि ग्रुप होगा। रेज कर दूं, ओके। आइए जरा अब मैकेनिज्म करते हैं, और अब मैकेनिज्म जब करने के बाद हम एग्जांपल्स लेंगे तब आपको समझ आएगा कि यार हाँ फील आ रहा है इस चीज का जो अभी बात हमने समझी है। देखिए इस मैकेनिज्म को भी मैं रेज कर देता हूं, इतना बड़ा करके मैंने लिख दिया। चलिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब देखें ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर्स हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर्स हैं। हाँ जी समझ गए, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये वाले ऑक्सीजन अटैक नहीं करेंगे, ये वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये लोन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास, आपको पता है एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास होगा H प्लस। ओके, अब ये वाले लोन पेयर्स H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दे दिया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला OH आपके पास ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये आपके पास बनता है, वेरी नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है। अब उसके पीछे की रीजन क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और हर स्टेप को मैं खोल कर आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर भी देखें कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होने वाला है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, पीटीआर होगा। उसके पीछे की वजह क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। देखें जैसे ही ये आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो आपके पास ये वाले अब ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो यहां पर अटैक कर देंगे। अब देखिए यहां पर भी जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये जो पाई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये ऊपर की तरफ भी अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। क्यों, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, तो अब ये
जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ना सिर्फ यहां को आएंगे बल्कि ये थोड़े से ऊपर भी अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो ये वाले थोड़े से कम डीलोकलाइज होंगे एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जरा ऊपर की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, तो ये वाले कम डीलोकलाइज हैं एज कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन लोन पेयर्स। ओके, तो ये लोन पेयर्स जब इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये वाले आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दोबारा ऑक्सीजन को मिल जाते हैं। तो हुआ क्या, आर सी डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स दोबारा बहाल हो गए। ओ एच, अब नीचे वाले ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो सर यहां पर भी तो जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट यहां पर ये आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब जैसे ही ये आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हुआ, ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना, नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास एज अ लिविंग ग्रुप H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसको आप कैसे निकालोगे, डबल बॉन्ड के साथ कोई भी आपका ग्रुप जो है वो लीव नहीं करता, सही है। यहां पर ये OH नहीं निकल सकता क्योंकि ये कार्बन से डबल बॉन्डेड है और डबल बॉन्ड कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं निकल सकता। बट ये आपके पास H2O ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहां से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकला, फेवरेबल कंडीशन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से बनता है आर सी डबल बॉन्ड O कार्बन पर पॉजिटिव, ये आपके पास बना देखो असाइल कैटाइन, असाइल कैटाइन। असाइल कैटाइन इज दी RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो इस पर डिपेंड करेगा, मतलब कि जितना जल्दी आपके पास असाइल कैटाइन बनेगा उतना ही जल्दी आपका रिएक्शन भी प्रोसीड होगा। अब जरा देखिए यहां से अगर मैं आपको स्टार्ट करवाऊं तो यार जितनी जल्दी यहां से लोन पेयर्स इन पर अटैक करेंगे उतनी ही जल्दी ये बनेगा। तो अब आप बताएं ये वाले लोन पेयर्स जल्दी अटैक करेंगे या ये वाले, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। जितनी जल्दी ये लोन पेयर्स इसके ऊपर अटैक करेंगे ये बनेगा, जितनी जल्दी ये बनेगा उतना ही प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा, उतनी जल्दी लिविंग ग्रुप बनेगा। जितना लिविंग ग्रुप अच्छा बन जाएगा उतनी ही जल्दी ये निकलेगा तो असाइल कैटायन बनेगा, जितनी जल्दी ये असाइल कैटायन बनेगा रिएक्शन फर्दर उतना ही मूव करेगा, सही है। तो ये आपके पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए कि इन स्मिड रीअरेंजमेंट द RDS इज डैश, ओके, नाइट्रीन फॉर्मेशन, असाइल अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन या एक्सेट्रा ऑप्शंस हो, तो याद रखें जो असाइल कैटायन की फॉर्मेशन है ये आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब अभी तक के लिए देखें अभी सिर्फ एसिड का रोल है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो हाइड्राजोइक एसिड आएगा और वो इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, देखें जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास, हाइड्राजोइक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला, H नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला, ये क्या है आपके पास हाइड्राजोइक एसिड। अब इस नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बनता है, यहां पर देखें आर सी डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये वाली नाइट्रोजन जाकर अटैच होगी और इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है जिसको मैं नीचे करके लिख रहा हूं। एक लोन पेयर इसने दे दिया, एक लोन पेयर इसके पास पड़ा है, मतलब एक लोन पेयर इसने दे दिया, इसको बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर इसके पास पड़ा है वो मैंने लगा दिया। नेक्स्ट इस कार्बन नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और फर्दर इसके साथ ट्रिपली बॉन्डेड एक और नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, मतलब ये वाली नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक किया जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन थी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास होगा क्या कि यहां से ना दो चीजें होंगी, एक तो ये कि इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोई गैस निकलेगी, सेकंड ये कि डी प्रोटोनेशन होगी, मतलब जो आपने एसिड एज अ कैटालिस्ट दिया था वो यहां से निकलेगा, क्योंकि भाई एसिड जो है ये आपने एज अ कैटालिस्ट यूज किया है, नॉट द पार्ट ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है, ना कि रिएक्शन में घुसे रहना, सही है। तो यहां पर दो चीजें होंगी, फर्स्ट ये कि आपके पास -H प्लस डी प्रोटोनेशन होगी,
ये जो आपको कैटालिस्ट दिया था वो आपको दोबारा मिल गया और इसी को आप दोबारा यूज कर सकते हैं किसी एन अदर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। सेकंड ये कि यहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। नाइट्रोजन गैस कैसे, यहां से देखो यार, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए और इस नाइट्रोजन के पास आ जाए तो यहां पर देखो एन ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन गैस मिल रही है। और नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन अगर सॉरी कोई भी आपके पास मोलिक्यूल है उसमें कोई न्यूट्रल मोलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैस निकलता है तो वो फेवरेबल कंडीशन है। ओके, चार्ज मोलिक्यूल है ना ये आपके पास, चार्ज स्पीशीज। तो यहां से होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर शिफ्ट होता है, ये यहां से निकल जाता है। तो ये आपको किस फॉर्म में निकल गया, H प्लस की फॉर्म में निकल गया, यहां से नाइट्रोजन गैस आपको मिल गई। बना क्या, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर यहां से आएगा, मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर से मिलेगा, ये बन गया। व्हाट इज दिस सर, ये तो है हमारे पास नाइट्रीन जो कि इंटरमीडिएट है, सही है। तो इस रिएक्शन का, इस मैकेनिज्म का हमारे पास इंटरमीडिएट बना जो कि है नाइट्रीन। अच्छा, अब नाइट्रीन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसी नाइट्रीन के ऊपर रीअरेंजमेंट होगी। अभी तक देखें कितने स्टेप्स किए, रीअरेंजमेंट नहीं हुई। यहां पर आपको क्या मिलेगी, रीअरेंजमेंट मिलेगी। नाइट्रीन किस तरह रीअरेंज होती है, यहां पर देखें, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर रीअरेंजमेंट हो रही है, इसी वजह से हम स्मिथ रीअरेंजमेंट को हम रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम बोलते हैं। यहां से आर ग्रुप माइग्रेट करके इसके पास, यहां से लोन पेयर जो है वो नीचे उतरेंगे। मतलब आर, इसने बॉन्ड बना लिया इस नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अभी है, यहां से नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान ऑलरेडी एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड ऊपर से बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन फर्दर ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है, क्या बना, अल्काइल आइसोसायानेट। अब आगे का सेम स्टेप्स आपके पास रिपीट होंगे, मैं जल्दी से करने वाला हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप देखें, आपकी बेस बन जाएगी इंशाल्लाह। यहां पर देखें, अब क्या है आपके पास, अल्काइल आइसोसायनेट। अब अल्काइल आइसोसायनेट जो है इसका रिएक्शन करवाते हैं हम वाटर के साथ, इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो होगा क्या कि यहां से नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर इधर नाइट्रोजन, इधर पॉजिटिव। ओके, अब इस ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो क्या बनेगा, आर नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने इस प्रोटॉन को पकड़ा, लें जी, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स आ गए, यहां से एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को मैं नीचे करके लिख रहा हूं और यहां पर आ जाएगा आपका OH। ओके, अब आपके पास यहां पर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सही है। ये हमने हर रीअरेंजमेंट में किया है, होफमान में किया है, लॉसन में किया है, स्मिड कर्टियस में किया है और अब स्मिड में भी कर रहे हैं। तो अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इसको मैं रेज कर देता हूं, चलिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड गया टूट। यहां से ऑक्सीजन और कार्बन में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड टूवर्ड्स ऑक्सीजन टूटेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड भी गया टूट। अब जैसे ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहां पर उतरेगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब आपको यहां पर -CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। ओके, और ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, आर एन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, मतलब RnH2, क्या बना, 1 डिग्री अमीन, दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ स्मिड रीअरेंजमेंट। तो इस मैकेनिज्म को आप नोट करें। क्या किया हमने, सबसे पहले इन लोन पेयर्स का एसिड के ऊपर अटैक करवाया, ये बना ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को पकड़ेंगे, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको दोबारा मिल जाएंगे, ये OH2O पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो असाइल कैटायन बनेगा, जो कि आपके पास
RDS है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्राजोइक एसिड का अटैक करवाएंगे, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दो चीजें होंगी, एक आपके पास नाइट्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगी और एक आपके पास डीप्रोटोनेशन होगी जो आपने एज अ कैटालिस्ट यूज किया था। नाइट्रीन की फॉर्मेशन हुई, नाइट्रीन पर रीअरेंजमेंट हुई तो अल्काइल आइसोसाइनेट बना। अल्काइल आइसोसाइनेट की हमने हाइड्रोलिसिस करवाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और हमें 1 डिग्री अमीन मिला। सही है, तो आपको ये मैकेनिज्म समझ आया, वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। ओके, तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते थे, मैंने काफी आपको टाइम दिया इसको नोट करने का। तो मैकेनिज्म पर बार बार आप प्रैक्टिस करें, उतनी ही आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। चलिए देखें बेटा, व्हाट इज दिस हेक्सानोइक एसिड। यार अगर मैं यहां पर ये एसिड भी तो ले सकता था, नहीं लिया, क्यों? CH3 स्मॉल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये आपके पास मिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन अच्छा नहीं देता, स्मूथ नहीं देता। आर ग्रुप क्या है? स्मॉल है। यहां पर आर ग्रुप देखें आपके पास 1 2 3 4 कार्बन ये हैं, मतलब ये 5 कार्बन लगी हैं, बल्कि ग्रुप है, स्मूथ रिएक्शन देता है। तो ये आपके पास हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शन अच्छा नहीं देता, तो जिसकी प्रोडक्ट ही अच्छी ना मिले वो हम एज अ रिएक्टेंट यूज नहीं करते। तो व्हाट इज दिस? इट इज हेक्सानोइक एसिड। सही है, चले इसका रिएक्शन करवाएं HN3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मिलेगा क्या आपके पास? CH3CH2 की 4NH2। व्हाट इज दिस? 4 कार्बन, ये पेंटाइल अमीन तो है, तो 1 डिग्री अमीन ही, लेकिन ये क्या है? पेंटाइल अमीन। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए एक कार्बन कम होगी, डिग्रेडेशन होगी रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए एक कार्बन कम हो रही है। यहां पर 6 कार्बन हैं, यहां पर आपके पास क्या है? 5 कार्बन है। सही है, तो हमने बेसिकली किया क्या? शॉर्टकट सीख ले। चले यहीं पर ही, ये क्या है आपके पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OOH, COOH आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जस्ट हमने जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको चेंज कर दिया है अमीन में, डेट इज NH2 अमाइनो ग्रुप लगा दिया। बाकी यार ये सारा R ग्रुप सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो स्मिड रीअरेंजमेंट में शॉर्टकट ये है कि जहां पर भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिले, C डबल बॉन्ड OOH, उसको चेंज कर दें आप NH2 में, बाकी सारे का सारा आपके पास R ग्रुप एज इट इज आ जाएगा, उसको आपने छेड़ना नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा R ग्रुप लगाओ। सही है, उसको एज इट इज लगा दें, उसकी भी हम एग्जाम्पल करेंगे। चले करें मैकेनिज्म। चलिए एक दफा मैकेनिज्म की प्रैक्टिस और कर लें। देखें आपके पास है हेक्सानोइक एसिड CH2 4C डबल बॉन्ड OOH। अब सारी बेसिक्स तो आपकी क्लियर है, अब आपने मैकेनिज्म ही करना है। एसिड आएगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अटैक करेंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ये आगे लोन पेयर और ये OH। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है सर? हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन PTR होगा। ओके, ये वाले लोन पेयर्स इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये दोबारा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स चले जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 की 4 C डबल बॉन्ड O, इसके पास लोन पेयर्स दोबारा आ गए,
ये आपके पास OH2 ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास क्या बन गया, अच्छा लिविंग ग्रुप। जस्ट हमने प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, -H2O लिविंग ग्रुप निकलेगा, डेट इज दी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या बनेगा आपके पास, असाइल कैटायन बनेगा। देखिए CH3CH2 4 C डबल बॉन्ड O, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। ओके, क्या बन गया, असाइल कैटायन। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहां पर ही देखें आप, मैं इसका अटैक करवा देता हूं। H नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पास दो लोन पेयर्स हैं हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ये वाला नाइट्रोजन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें क्या होगा, CH3 CH2 4 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक ये हाइड्रोजन मैं नीचे करके लिख रहा हूं, आगे फिर सारा ये एज इट इज अटैच कर दे। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, लोन पेयर, इसका नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसके नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि एक ही लोन पेयर ने जो है वो असाइल कैटायन के ऊपर अटैक किया है। सही है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दो चीजें निकलती हैं, एक आपके पास डीप्रोटोनेशन होती है, सेकेंडली आपके पास नाइट्रोजन गैस निकलती है। सही है, तो यहां पर आपके पास ये H+ की फॉर्म में निकलेगा और यहां से ये वाले जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन निकल गई, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा। ये वाले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, एक इसके पास ऑलरेडी है, नाइट्रीन की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज आवर इंटरमीडिएट। अब यार इंटरमीडिएट तक मैंने आपको करवा दिया है, आगे तो आप कर सकते हैं। जस्ट क्या करें, यहां पर रीअरेंजमेंट होगी, ये आगे आएगा रीअरेंजमेंट, क्या बनेगा, R, इसका बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दैट इज अल्काइल आइसोसायनेट। अल्काइल आइसोसायनेट की फर्दर हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। H+ और OH के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। जल्दी से देखिए, ये वाला बॉन्ड जो है टुवर्ड नाइट्रोजन टूटता है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। बनता क्या है आपके पास, R, इसके ऊपर, यहां तक नजर आ रहा है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो देखिए जरा, R, इस नाइट्रोजन, इसके पास आ गया एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पर O, इधर H। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड -CO2 निकलेगी। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ये रिएक्शन, आपको लास्ट पर तो आपने बहुत दफा किया हुआ है, यहां से आगे तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, जहां पर मुझे लगता है कि स्लो चल रहे हैं और आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट्स की, तो वहां मैं बहुत आराम से हर चीज को क्लियर करके चलता हूँ। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि यार आपकी प्रैक्टिस काफी हो चुकी है, तो वहां पर मैं थोड़ी सी स्पीड लगाता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये यहाँ पर बॉन्ड आएगा नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहां पर उतरेगा तो C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, RNH2, क्या बन गया, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, हम CH3CH2 4 की जगह भी R ग्रुप ही लगा रहे हैं। तो भाई बेसिकली यहाँ पर आप जहां जहां पर R ग्रुप है वहां वहां पर आप क्या लगाएंगे, CH3CH2 की 4। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपको लिख देता हूं, बाकी जो ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, इसकी जगह आप ये लगा दें सारा। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, यहां पर देखिए CH3CH2 की 4NH2। सही है, तो जहां जहां पर ये तीन जगह R ग्रुप है वहां वहां पर जो है वो आप ये CH3CH2 की 4 आप लगाएं,
आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है पेंटाइल अमीन। नोट कर लिया। अब जिस तरह का भी आपको क्वेश्चन दिया जाए आप उसको जो है वो 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया। चलें नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करें। हर रीअरेंजमेंट में जिस तरह मैं बोलता हूं कि आप करने को बहुत सारी एग्जांपल कर सकते हो, ठीक है। आप ग्रुप्स को चेंज करते जाएं, आपकी नई एग्जांपल बनती जाएगी, बट जो बेसिक मैकेनिज्म है वो आपको मैं यहां पर क्लियर करवा देता हूं। चलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास। अरे सर हमें आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा बच्चों, आपका वीएन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सर ये आपने बनाया क्या है बेटा? इसको बोलते हैं पोडो कार्पिक एसिड, सही है। इसका कॉमन नेम है पोडोकार्पिक एसिड। अगर आपको ये कंडीशंस नजर आए HN3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जल्दी से समझ आए स्मिड रीअरेंजमेंट है। तो इसका प्रोडक्ट क्या है देखें। पोडोकार्पिक अमीन। तो यार आप मुझे सिर्फ डिफरेंस बता दें कि यहां से यहां जाते हुए मैंने क्या किया। जरा आप गौर से देखें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आते हुए जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसको मैंने अमाइनो ग्रुप में चेंज किया है, बाकी सारे का सारा वैसे लिख दिया। देखें ये आपके पास क्या है, पोडोकार्पिक एसिड। इस चीज पर जरा फोकस करें। ये क्या है आपके पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। अच्छा, अब इस कार्बन के साथ जो ग्रुप होता था वो क्या था? आर ग्रुप था। अब एक्सपेरिमेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि आर ग्रुप जितना बल्कि होगा, जितना बड़ा होगा, रिएक्शन उतने स्मूथ होगा। तो भाई उन्होंने देखो 1 2 3 रिंग्स लगा दी, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर OH। बड़ा बल्कि ग्रुप है, जितना ज्यादा ये आर ग्रुप बल्कि होगा उतनी जल्दी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उतने स्मूथ रिएक्शन होता है। दैट इज मिड रीअरेंजमेंट। ओके। अच्छा, अब देखें आपने, आपको मैंने शॉर्टकट बताया कि जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसको जस्ट आपने चेंज कर देना है किसमें? NH2 में। बाकी सारे का सारा आर ग्रुप एज इट इज ही आ जाएगा। सही है। तो ये क्या बन गया? पोडोकार्पिक एमीन। सही है। तो ये सारा बल्कि ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा, सेम एज इट इज मैकेनिज्म होगा। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा है। अब इसका मैकेनिज्म मैं खुद नहीं करने वाला, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको बता दिया कि पोडोकार्पिक एसिड पोडोकार्पिक अमीन में बना, आर ग्रुप एज इट इज रहेगा। जस्ट ये एसिडिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अमाइनो ग्रुप में चेंज हो गया, दैट इज 1 डिग्री अमीन। कर लिया नोट? चलिए, तो इतनी बातें करने के बाद एक बहुत खूबसूरत सी हेडिंग लगाएंगे आप। कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू अमाइड बाय यूजिंग हाइड्राजोइक एसिड। हेडिंग लगाएं, कीटोन is converted into amide by using हाइड्राजोइक एसिड। बेटा जस्ट फॉर 5 मिनट्स अजान हो रही है, असर की अजान हो रही है। अजान के बाद मैं आपको यहीं से ही कंटिन्यू करवाता हूँ।
चलें जी। अच्छा बेटा, जो स्मिड रीअरेंजमेंट है ना आपके पास, उसका ये पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो स्मिड रीअरेंजमेंट है उसमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट यहाँ पर कीटोन की बात है तो ये आपके पास स्मिड रीअरेंजमेंट का पार्ट नहीं है। बट कीटोन जब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंडीशंस वही है, सिर्फ आपका स्टार्टिंग मटेरियल चेंज हो रहा है। स्मिड रीअरेंजमेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम कीटोन का यूज करें, बाकी सेम कंडीशंस रखें, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक कंडीशन रखें और सेम मैकेनिज्म प्रोसीड हो, तो आपको अमाइड मिलता है। इसीलिए इस रिएक्शन को मैं यहीं पर ही डिस्कस कर रहा हूं, तो देखें जरा, और ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखें, कीटोन आपके पास क्या है, पहले मैं जर्नल रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर इसका मैकेनिज्म करेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है, आर यहां पर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। रिएक्शन करवाएंगे HN3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मिलता क्या है आपको, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, दैट इज अमाइड आपके पास, सही है, NH ग्रुप ये लग गया। The net result is NH group is introduced between R and C double bond O। आप जस्ट देखें कि यहां से यहां तक जाते हुए ये जो NH ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस हो गया इस R और C डबल बॉन्ड O के दरमियान, सही है। चलिए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, फिर इसकी एग्जांपल भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दूंगा। इसका मैकेनिज्म मैं एक ही करने वाला हूं, एक आपका इसका होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप खुद करेंगे, तो अच्छे से ये जर्नल एग्जांपल आप समझ लें। देखिए जरा, कीटोन है आपके पास C डबल बॉन्ड O R डैश, अब यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, तो भाई अब तो झगड़ा ही नहीं है कि कौन सी ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो यहां पर यही आपके पास जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, बनेगा क्या, R C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर इसके पास है R डैश, यहां पर हाइड्रोजन। अब यार प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर OH होता था, उसके पास भी लोन पेयर थे, वो इस प्रोटॉन को लेता था। अब यहां पर ऑक्सीजन एक ही है, उसने प्रोटॉन देखा, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है कि भाई ऑक्सीजन कहेगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपने मुझे पॉजिटिव कर दिया है, तो होगा क्या कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन, क्योंकि ये अब पाई बॉन्ड वीकली हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वीकली हैं, तो ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो होगा क्या, आर सी, यहां पर ओ, इसके लोन पे इसको मिलकर, और ये आपके पास हाइड्रोजन आर डैश, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन छीन कर ऑक्सीजन के पास चले गए, ठीक है, ये दोनों ही आपके पास इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पे ऑक्सीजन के पास चले गए, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। अब जो ये वाली कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले लोन पेयर जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, तो आपके पास होगा क्या, यहां पर देखें वेरी केयरफुली, आर सी, ये आपके पास OH ग्रुप ऐसे ही, इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया, ये R डैश, इस नाइट्रोजन के कार्बन के पास ये नाइट्रोजन आई, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसको मैं ये जरा साइड पर करके लिख रहा हूं, और ये आप एज इट इज लगा दे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सही है, ऐसे इस नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एक लोन पेयर है। नेक्स्ट स्टेप में भी आपके पास क्या होगा कि जो आपने एसिड दिया है वो भी निकलेगा और नाइट्रोजन गैस भी निकलेगी, यहीं से आपको अंदाजा हो रहा होगा, यहां पर सेम स्टेप्स जो है वो लगने वाले हैं, एक इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बाकी रह जाएगा, वो मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा होगा क्या कि यहां से H प्लस की फॉर्म में निकलेगा ये जो आपने एसिड दिया था, और अपने जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन को दे देगा, और यहां से ये वाले बॉन्ड पेयर इस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, तो ये आपके पास N2 पॉजिटिव यहां से निकल गया।
अब यहां पर क्या बनेगा, ये भी निकल गया, ये H प्लस की फॉर्म में निकल गया, ये वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो मतलब बनेगा क्या, RCOH R डैश, और ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर था, एक और आ जाएगा, नाइट्रीन बन गया। सही, ये क्या है आपके पास, नाइट्रीन है, ये कोई भी आपके पास ग्रुप है, इसकी फिक्र ना करें, ये क्या है आपके पास, नाइट्रीन। नाइट्रीन इज एन इंटरमीडिएट, और जब इंटरमीडिएट बनता है तो वहां पर क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। तो यहां पर भी आपके पास नाइट्रीन बनने के बाद क्या होगी बेटा, रीअरेंजमेंट होगी। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहां से ये वाला आर ग्रुप माइग्रेट करेगा या ये वाला आर ग्रुप, तो इसके लिए आप देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जिस ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वही ग्रुप जो है वो माइग्रेट करके नाइट्रोजन के पास जाएगा। ओके, अब लेट्स सपोज दोनों आर ग्रुप हैं, सेम है, तो अगर तो सेम ग्रुप हो तो किसी भी एक ग्रुप को उठाकर माइग्रेट करवाएं और ये वाले लोन पेयर जो है वो यहां पर शिफ्ट होंगे। तो अब देखना बना क्या, आर ग्रुप, ठीक है, इसका बॉन्ड बना इस नाइट्रोजन के पास, ओके, इसका एक लोन पेयर इसके पास है, ये वाले लोन पेयर यहां पर उतर कर डबल बॉन्ड बना लेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये आपके पास OH लगा दिया और ये आपके पास R डैश। इतनी बात समझ आई, इस R ग्रुप की माइग्रेशन करवा दी इस नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर यहां पर उतरेंगे, R का बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ, फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, अब इस कार्बन के साथ OH भी अटैच है वो लगा दिया, और इस कार्बन के साथ एक R डैश ग्रुप अटैच है वो मैंने यहां पर लगा दिया। अब होगा क्या कि यहां पर भी आपके पास विद इन दी मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा, टाटोमरिज्म होगी। सही है, अब देखें इस चीज को मैं यूं लिख रहा हूं ऐसे। अब यहां पर देखें ये कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टूवर्ड नाइट्रोजन जब ब्रेक होंगे, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड गया टूट। ओके, अब साथ ही यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे ऑक्सीजन की तरफ, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, तो भाई ये बॉन्ड भी गया टूट। अब जैसे यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, ये वाले नेगेटिव यहां पर जब शिफ्ट होता है तो ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन पर अटैक कर देते हैं। देखिए वेरी केयरफुली हुआ क्या, आर नाइट्रोजन, इसने नेगेटिव ने इस प्रोटॉन को उठा लिया, ये देखें, मैंने इसको हम यूं लिख सकते हैं NH लिख सकते हैं सर, ये डबल बॉन्ड था, एक तो टूट गया, एक बॉन्ड रह गया कार्बन, ये नेगेटिव जब नीचे उतरेगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा और ये आपका आर ग्रुप ऐसे ही, लो जी आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया आपको, क्या है, अमाइड, यही नहीं है। देखें जरा कंपेयर करें इन दोनों को, तो इस स्टेप में जस्ट आपके पास ऑक्सीजन से हाइड्रोजन उतरकर इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है, और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और ये सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपके पास अमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखिए अगर मैं ग्रुप चेंज कर दूं, देखिए ये एक आपको जर्नल मैकेनिज्म समझ आ गया। अब लेट्स सपोज मैं यहां पर R और R डैश की जगह ग्रुप्स लगा दूं, जैसे यहां पर मैंने लगा दिया CH3 और यहां पर लगा दिया C6H5, मतलब फिनाइल ग्रुप लगा दिया, फिनाइल रिंग लगा दी और यहां पर मिथाइल लगा दिया, तो होगा क्या बेटा, अब याद रखना है कि जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा ना, उस ग्रुप और C डबल बॉन्ड O के दरमियान आप NH ग्रुप लगाएंगे। अब यहां पर देखें दो ग्रुप्स हैं, एक आपके पास है फिनाइल, एक आपके पास है मिथाइल। अब हमने प्रीवियस रीअरेंजमेंट्स में भी देखा था कि जो फिनाइल ग्रुप है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथाइल, सही है। तो अब ये जो NH ग्रुप लगेगा ये आपके पास कैसे लगेगा, C6H5 और C डबल बॉन्ड O के दरमियान, क्योंकि यहां पर जो ग्रुप माइग्रेट करेगा ना वो करेगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, सही है। तो शॉर्टकट ये है और यहां पर आ जाएगा CH3, तो शॉर्टकट के लिए आप याद रखेंगे कि आप NH ग्रुप उस वहां पर ऐड करेंगे जोन से ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, सही है, तो यहां ना ऐड कर देना, ओके।
क्योंकि फिनाइल का मिथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम है एज कंपेयर टू फिनाइल। तो फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था, तो उसके साथ NH को ऐड किया है सी डबल बॉन्ड O के दरमियान। सही है, तो यहां से कंफ्यूज ना हो जाना कि ये मिथाइल है, इधर भी आप मिथाइल लगाएं, नो। इसीलिए मैंने पहले मिथाइल लिखा फिर फिनाइल लिखा है। कहीं आप ये समझो कि पता नहीं ये जो इधर पहले ग्रुप आता है वही इधर लगाना है, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो इधर आप इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था, तो NH ग्रुप इन दोनों के दरमियान लगा है, ना कि इन दोनों के दरमियान। तो आप देखेंगे किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। अब जरा आप एक दफा से फिर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखें। बेटा सबसे ज्यादा जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वो आपके पास होता है हाइड्राइड का। ओके, फिर आपके पास आती है फिनाइल रिंग आती है ये, फिर आपके पास आता है मिथाइल। और यहां पर भी आप देखें, पहले आपके पास 3 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री आता है। बट याद रखें कि ये डिफरेंट बुक्स में ना वेरी करते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है ना, आप गूगल पे सर्च करेंगे वहां पर आपको कुछ और नजर आएगा। आप जो 2-3 बुक्स को कंपेयर करेंगे ना, तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जिस ऑथर को जो बेहतर लगा उसने अपनी राय दी है, तो आप जो है वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल इसको ना लीजिएगा। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट अ परफेक्ट। ठीक है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूं। हम समझते हैं कि पता नहीं, हम भी यूं ही थे, हमारे टीचर से गलती हो जाती थी ना, हम उन पे हंसते थे कि यार वो टीचर ने बोर्ड पे गलत लिख दिया या यूं है। ऐसा नहीं होता। सही है, हम भी पढ़ के इस स्टेज पर आए हैं, ठीक है, मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, तो हमसे भी गलती हो सकती है, हम खुद इंसान हैं, लिखते कोई मैकेनिज्म थोड़ा सा आगे। मैं बाकी जितना आपको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं, डबल माइंडेड ना आएगा पता नहीं सर गलत पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लिखते हुए जहां पर CH3 लिखना था वहां पर C6H5 लिख दिया, तो इतनी सी मिस्टेक चलती है, इसके लिए हम आपसे अपोलोजाइज करते हैं। बाकी जो है वो 100% सही पढ़ा रहे हैं। सही है, तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब ये फिनाइल में भी आपके पास क्या है, फर्दर से आपके पास जो है वो ऑर्डर बनते हैं। वो फिनाइल रिंग जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू उस फिनाइल रिंग के जिस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। तो सिर्फ अब फिनाइल ग्रुप का लिखें आप जरा इसका। ठीक है, ये फिनाइल अगर इस पर OCH3 लगा है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है क्योंकि ये प्लस M देता है एज कंपेयर टू CH3। CH3 सिर्फ आपके पास प्लस I इफेक्ट देता है। फिर उस फिनाइल रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा जो आपके पास कोई ग्रुप नहीं लगा। देन आपके पास उस फिनाइल रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जो कि है आपके पास -M इफेक्ट। और लास्ट पर आपके पास वो वाली फिनाइल रिंग लीस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखती है जिस पर आपके पास -I इफेक्ट लगा है, लाइक कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह लगे। सही है, तो ये वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अमंग फिनाइल रिंग है, और ये आप ओवरऑल जो है वो लिख सकते हैं। तो यहां पर देखें, इसके बाद आता है 1 डिग्री के बाद CH3। ओके, तो इसका सबसे आखिर पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। तो यहां पर अब देखें, जहां जहां पर आपके पास CH3, C6, R और R डैश है, वहां पर आप C6H5 और CH3 लगा दें। यहां पर देखिए, लेट्स सपोज मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, C6H5 और यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3। R की जगह क्या लिख रहा हूं, C6H5 और R डैश की जगह क्या लिख रहा हूं, CH3। R की जगह मैं लिख रहा हूं बेटा C6H5 और R डैश की जगह मैं लिख रहा हूं CH3। बाकी सेम मैकेनिज्म है। देखो डेकोरेशन पीस चल रहा है आपके पास। R की जगह क्या है, C6H5 और R डैश की जगह क्या है, CH3। यहां पर आ जाए, R की जगह क्या लगाऊंगा, C6H5। तो देखो बिल्कुल ठीक माइग्रेशन करवाई है। और यहां पर CH3। अब यहां पर मसला बनना था ना, मिथाइल को माइग्रेट करवाए या C6H5 को, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करो। C6H5 पहले इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है एज कंपेयर टू CH3, तो इसकी माइग्रेशन पहले होगी। तो जिस ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वही ग्रुप माइग्रेट करेगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइग्रेट करके गया, तो यहां पर R ग्रुप जो है वो क्या है हमारे पास, C6H5 और R डैश आपके पास क्या आ जाएगा, CH3।
यहाँ पर भी देखें आर ग्रुप क्या है C6H5 और R डैश ग्रुप क्या है CH3। इसको और इसको देख सकते हैं सेम है, सही है। तो ये आप सेकंड एग्जांपल आपको मैंने यहीं पर ही मॉडिफाई कर दी है, तो यहां से आप देख सकते हैं। तो जब दो ग्रुप्स आ जाएंगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे, अदरवाइज जो स्मिड रीअरेंजमेंट था उसमें तो एक ही आर था और एक ही आर जो है वो माइग्रेट करता था, बट कीटोन के केस में दो आर ग्रुप आ जाते हैं, दो आर ग्रुप आएंगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे, जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो पहले माइग्रेट करेगा और वो उस तरह आपके पास जाए। शॉर्टकट लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो कौन से ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है C6H5 का, तो C6H5 और C डबल बॉन्ड O के दरमियान में आप NH लगा दें बस, ठीक है। चलिए, तो आपको कीटोन से अमाइड भी कन्वर्ट करना आ गया बाय यूजिंग द सेम केमिकल कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिड। ट्रेस कर दूं, इसको आप नोट कर लें। ओके, चलें जी, लास्ट पर हम स्मिड रीअरेंजमेंट की एप्लीकेशंस करेंगे। चलें, इसका एक ना मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं इसी पर, ठीक है। इसका आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं और वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उसके मैकेनिज्म को। देखें, ये कीटोन है आपके पास, रिएक्शन कंडीशंस देख लें आप। चलें, प्रोडक्ट बनाएं और बनाने के बाद आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमने ये कर लिया, सही है। फिर मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरे बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं और वो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम फिजिकली क्लास में तो बच्चों से पूछ लेते हैं, उनको सेटिस्फाई कर देते हैं कि हाँ भी समझ आई है कि नहीं, बट ऑनलाइन क्लास में आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हमें आपकी समझ आई है या आती है या नहीं आती। जो भी आपके कमेंट्स हों आप लाजमी शेयर कर दिया करें। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कहां पर NH अटैच होगा, इंट्रोड्यूस होगा, वो आप खुद करेंगे। चलें, अब जल्दी से हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लें। फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ स्मिड रीअरेंजमेंट। चलिए, ये आपके पास है, व्हाट इज दिस, इसकी पोजीशंस काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, नेम क्या बनेगा 3,4 डाई, क्या ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, डाई नाइट्रो। ये क्या है आपके पास जो पेरेंट है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सही है। तो ये आपके पास है 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। रिएक्शन कंडीशंस आपके पास क्या है, फर्स्ट हमने HN3 हाइड्रोजोइक एसिड का यूज किया, सेकंड हम एसिड का यूज करेंगे। ओके, अब कंडीशन समझ के क्या है स्मिड रीअरेंजमेंट, क्या है इसका प्रोडक्ट NH2। देखें, सारा R ग्रुप आपके पास एज इट इज आ गया, जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हमने अमाइनो ग्रुप लगा दिया। ये आपके पास क्या बना 1 2 3 4 5 6, 3,4 डायनाइट्रो। अब बेंजीन के ऊपर NH2 है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। चले, 3,4 डायनाइट्रो एनिलीन। मैकेनिज्म अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ आ गया मैकेनिज्म कैसा है डायरेक्ट कर दें। पेपर में क्वेश्चन आ जाए फिर तो आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा, तो उससे आपने घबराना नहीं है। सेकंड, जी कंडीशंस देख लें, HN3
कई बच्चों ने मुझसे पहले कर भी लिया होगा, इसका प्रोडक्ट लिख लिया होगा, है ना। NH2, ठीक है, R ग्रुप सेम आ गया। ये क्या है आपके पास, साइक्लोब्यूटानोइक एसिड है, और ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइल अमीन बन गया। ओके, चले थर्ड और लास्ट इसकी एग्जांपल देख लें। अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन हो, 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होती है। अब ये क्या है आपके पास, साइक्लिक कीटोन है, कंडीशन क्या है आपके पास, HN3 सेकंड आपके पास क्या है, एसिड। अब देखें, अगर ये कंडीशंस के साथ आपको कीटोन दिया है, तो अब तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर मैं आपको ये कीटोन को अमाइड वाली एग्जांपल ना करवाता तो एप्लीकेशन में आप फंस जाते। ठीक है, आप कहते सर स्टार्टिंग मटेरियल तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पर ये HN3 और सल्फ्यूरिक एसिड कंडीशन सेम देके कीटोन क्यों दे दिया। सही है, कीटोन अगर देगा तो आपने अमाइड बनाना है, अमीन नहीं बनाना। तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है, रिंग एक्सपेंशन होगी तो देखें होगा क्या, जस्ट NH ग्रुप अटैच कर दें। अभी यहाँ पर चाहे यहाँ पर, ठीक है, दोनों तरफ से सेम है, तो आप NH अटैच करें। चलिए ये देखें, ओके, 7 कार्बन और NH हमने यहां पर लगा दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन, मतलब इस कार्बोनाइल और इस कार्बन के दरमियान हमने NH को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन होती है। सही है। अच्छा, अगर यहां पर कोई ग्रुप्स लग जाते, समझो इस चीज को, अगर यहां पर मैं ग्रुप लगा देता, सॉरी ये है, यहां पर मैं लगा दूं OCH3 और यहां पर मैं CH3 लगा दूं, तो अब देखें OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है प्लस M के साथ, ये प्लस I के साथ, प्लस M इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो जो NH आएगा वो इन दोनों के दरमियान आप लगाएंगे। सही है, उसमें भी आप देख लेंगे कि कौन सा ग्रुप अटैच है। प्लस M अगर अटैच है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो वहां पर आप जो है वो NH अटैच करेंगे। सही है, एनीवेज आप देख सकते हैं कि हमने जो जस्ट जो NH ग्रुप अटैच किया है दो कार्बन के दरमियान। तो ये था आपके पास स्मिड रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग इसके मैकेनिज्म्स को इन डिटेल डिस्कस किया, और फिर हमने कीटोन से अमाइड बनाना भी सीख लिया अंडर द सेम कंडीशंस। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं और एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर लिया। तो लास्ट रीअरेंजमेंट रह गई है जो कि नाइट्रोजन एटम पर होने वाली है, दैट इज बेकमान रीअरेंजमेंट। सही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेकमान रीअरेंजमेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।